की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दो दोस्त तो भाग जाते हैं, राम कुमार और अशोक कुमार। रणवीर सिंह यहीं पर रह जाता है और तभी वो कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहता है कि एक बदमाश है जो मेरी सर्विस रिवॉल्वर लेके भाग चुका है, इसलिए जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। दो दोस्त भाग जाते हैं, एक रह जाता है। पुलिस वालों की टुकड़ी भी वहाँ पर आ जाती है और जब टुकड़ी आ जाती है तो रणवीर सिंह को पकड़ कर वो अपनी जीप में डालते हैं और जीप में डालने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त रहता कहाँ है, उसके पास हमें लेके चलो। तभी वो जो धर्मशाला है उसके मोहनी रोड पर एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 9, अशोक कुमार जहाँ रहता था, सीधा यहाँ से धर्मशाला की तरफ चल देते हैं। और जाने के बाद जब वहाँ पहुँचते हैं उन फ्लैटों में और वहाँ जाने के बाद देखते हैं तो ताला लगा हुआ था। उसके दोस्त दोनों में से कोई सा ही नहीं था, ना राम कुमार था ना अशोक कुमार था। अब यहाँ से पुलिस वाले खिसियाए हुए थे, परेशान थे और इस लड़के रणवीर सिंह को लेकर सीधा थाने पहुंचते हैं। लेकिन वो थप्पड़ जो उस चौकी इंचार्ज को पड़ा था, उस थप्पड़ की गूंज उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। उस थप्पड़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान था। ये बात धीरे धीरे पूरी चौकी में फैल जाती है। ये बात नज़दीकी जो थाना लगता है जिसके अंडर में चौकी आती थी, वहाँ के इंस्पेक्टर के पास पहुँच जाती है, वहाँ के पुलिस वालों के पास भी पहुँच जाती है। वो पुलिस वाले बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर अब थाने में आ जाते हैं और थाने में आने के बाद उस लड़के के साथ हर कोई हाथ साफ कर रहा था। जो आ रहा था वो मार रहा था, जो आ रहा था वही उसको पीट रहा था। मारते मारते उसकी कई हड्डियाँ टूट जाती हैं, कई जगह उसके शरीर में फ्रैक्चर हो जाते हैं और वो तड़प रहा था, परेशान हो रहा था। तब उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि ये छात्र मर जाए, इसलिए इस छात्र का अब कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना होगा। तभी वो पुलिस वाले, जिनकी संख्या थी 18, वो पुलिस वाले सीधा उसे लेके चले जाते हैं जंगल की तरफ और कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यानी कि राष्ट्रपति का काफिला जिधर जा रहा है, जिधर गुजर रहा है, उधर एक सर्विस रिवॉल्वर जो कि एक चौकी इंचार्ज की थी, उसको लूट कर 3 बदमाश भाग रहे हैं। तभी वो दूसरा फ़ोन करते हैं, पुलिस की मदद मांगते हैं और तभी तीसरा फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि वो एनकाउंटर में मारा गया है। उसने लगातार पुलिस पर गोलियाँ चलाई थी। जब पुलिस की पर लगातार गोली चल रही थी तो जवाबी कार्रवाई में उसको भी हमने गोलियाँ मार दी और वो मर चुका है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीबीआई की जांच जब होती है तो सच सामने आता है और जब सच सामने आता है उत्तराखंड की पूरी प्रदेश की पुलिस जो होती है वो हिल जाती है, डुल जाती है। सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये पुलिस वाले ऐसा कैसा कदम उठा सकते हैं। और इस मामले की गूंज अब न केवल उत्तराखंड में थी बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है कि एक होनहार स्टूडेंट, एक छात्र जो अपने परिवार का लाडला था, एक छात्र जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाला था, एक छात्र जिसने पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ कुछ हासिल किया आगे बढ़ने के लिए, एक भविष्य संवारने के लिए। पुलिस वाले ने एक थप्पड़ की वजह से उसको इतना मारा कि उसके शरीर के अंदर 28 जगह पर फ्रैक्चर पाए गए थे और यहाँ से तसल्ली नहीं मिली तो उसको 22 गोलियां मारकर मौत के घाट हमेशा हमेशा के लिए उतार दिया। चार्जशीट जो दाखिल की थी 4 जून 2000 को और 6 जून 2014 को सीबीआई ने इस मामले में इन्हें दोषी पाते हुए 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और जैसे ही उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं तो ये भारत के इतिहास का पहला ऐसा मामला बन जाता है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों को सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद मामला आगे चलने लगता है। आगे चलते चलते फिर पुलिस वाले सुप्रीम हाई कोर्ट जाते हैं। इसी बीच में आपको ये भी बताते चले कि घर वाले जो थे इस छात्र के, उनको यकीन नहीं था कि देहरादून में इस मामले की सुनवाई होगी तो देहरादून की पुलिस या वहाँ की जो अदालत होगी वहाँ उनके साथ इंसाफ होगा। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि हमारे बेटे को दिल्ली के अंदर सुनवाई की जाए, वहाँ सुनवाई होगी तो उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा। और उनकी जैसे उन्होंने सोचा था ठीक वैसे ही होता है और इन्हें 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद मामला पहुँचता है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जो सीबीआई की विशेष अदालत होती है। इन 11 पुलिस वालों को वो माफ़ी दे देती है। माफ़ी देने का रीज़न ये होता है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए जाते और 18 में से 7 पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं उनके हिसाब से। अगर उन दोषी पुलिस वालों के नाम की बात करें तो उसमें इंस्पेक्टर होते हैं एसके जायसवाल, चौकी इंचार्ज जेडी भट्ट जो कि आराकर के पुलिस चौकी इंचार्ज थे, जिनके साथ मारपीट हुई थी, जिन्होंने उस छात्र के साथ बेइंतहा मारपीट की थी। कांस्टेबल अजीत सिंह होते हैं, एसओजी प्रभारी नितिन चौधरी होते हैं, एसओ राजेश बिष्ट, नीरज यादव, चंद्रमोहन। और उसके बाद फिर ये मामला कहीं ना कहीं घर वालों को लगता है कि ये 11 पुलिस वाले जो छोड़ दिए गए हैं ये सही नहीं हुआ है। उधर 7 पुलिस वालों को लगता है कि उनके साथ भी गलत हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और परिवार के लोग भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। परिवार के लोग इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उन्हें लगता है कि सारे के सारे 18 के 18 पुलिस वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जबकि 7 पुलिस वाले इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें माफ़ कर दिया जाए, जैसे क्या 11 पुलिस वालों को माफ़ कर दिया गया था। पूरे मामले की अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है, क्या नहीं लेता है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह से एक छात्र का इन्होंने एनकाउंटर किया था अपने टीस निकालने के लिए, अपनी
अपमान का बदला लेने के लिए, जबकि छात्रों की कोई गलती नहीं थी। छात्र को ज़बरदस्ती निशाना बनाया गया था। छात्र को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन डंडा मारकर छात्रों को न केवल उनकी मोटरसाइकिल में डंडा मारा बल्कि छात्रों को भी पीटा गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से पुलिस वालों ने किया था वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। छात्र की अगर छोटी मोटी गलती भी थी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मारना या पीटना चाहिए था या उसकी बाइक तोड़नी चाहिए थी। जो भी हुआ है वाकई गलत हुआ है। ना केवल इसमें छात्र की जान गई है बल्कि 18 पुलिस वालों की ज़िंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गई है। साथ ही 18 पुलिस वालों से जुड़े उनके परिवार के लोगों की ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं तबाही हो चुकी है।